एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 2 दिन में करंट अफेयर का सेशन नहीं लेकर आ पाया था। कुछ मतलब इम्पोर्टेंट आ पाया था इसलिए कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे नहीं वो 2 दिन। तो मैंने सोचा कि किसी और दिन एक वीडियो में वो जो 2 दिन छूट गया था तो उनका, और जिस दिन बनाऊंगा उस दिन का सबका एक दिन एक वीडियो में ही लेके आ जाऊंगा। तो इसलिए मैं वो 2 दिन लेके नहीं आया था करंट अफेयर का सेशन। और आज है संडे, तो संडे को मैंने बोला था कि स्टैटिक जीके में करवाऊंगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन में करवाऊंगा संडे को। तो स्टैटिक जीके का कुछ ऐसा सीन रहेगा कि मैं करंट अफेयर्स जैसे करवाता हूँ वैसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन टाइप नहीं रहेगा, वो रहेगा एक टॉपिक टाइप। मतलब मैं कोई एक टॉपिक उठाऊँगा, स्टैटिक में से कोई भी एक टॉपिक उठाऊँगा और वो टॉपिक में कम्प्लीटली करवाऊँगा। देखिए, आप थोरोली अगर मतलब मैं समझाऊँ, कोई भी एक टॉपिक उठा के थोरोली समझाऊँ तो मतलब आप तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उस टॉपिक के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज करवाता हूँ ताकि आप सबको मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि जेनेटिक्स। ये एक साइंस का टॉपिक है, साइंस का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स। तो वो मैं करवाऊँगा आज। तो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं जेनेटिक्स क्या है, जीन क्या है, ये समझते हैं पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेनेटिक्स समझने से पहले हम समझते हैं ये जो जीन तो आप सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि जीन क्या होता है, कि कोई एक जनरेशन टू जनरेशन एक करेक्टर पास करता है जीन। तो जीन समझने से पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन कहाँ रहता है ये हमें समझना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये मैं बताऊंगा कि जीन बॉडी के अंदर कहाँ रहता है। तो पहले हम सबको तो पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स रहते हैं। तो अगर हम कोई भी एक सेल उठाए, सेल ऐसे उठाए, सेल तो कुछ भी शेप का हो सकता है। तो अगर हम कोई भी एक सेल उठाए तो सेल के अंदर क्या रहता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोसोम कुछ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। अच्छा, कुछ ऐसा शेप रहता है क्रोमोसोम का। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। बात समझिए, सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। उस क्रोमोसोम के अंदर रहता है जीन। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर जीन रहता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाए कि जीन का लोकेशन क्या है। तो फिर एक बार बता देता हूँ कि सेल बॉडी के अंदर तो मल्टीपल सेल्स रहते हैं। उस सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस, बीच में रहता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर रहता है जीन। और ये जो जीन है वो बना होता है डीएनए से, डीएनए। ठीक है, डीएनए से जीन बना हुआ होता है। तो यहाँ तक कंसेप्ट मेरे को लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते जानते हैं कि अब जीन क्या है। तो वैसे तो जीन बता ही दिया है कि एक यूनिट है, हेरिडिटरी यूनिट है। मतलब जो फिजिकल और फंक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। एज ए एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फादर और मदर का अगर हेयर ले लेते हैं, एग्जांपल हेयर ले लेते हैं, आपका फादर या मदर किसी का भी, अगर आप में से आपकी फादर या मदर में से किसी का भी अगर हेयर कर्ली रहता है, मतलब ऐसे, एक तो हेयर रहता है ना स्ट्रेट और एक रहता है कर्ली। तो अगर कर्ली रहता है तो हो सकता है आपका भी हेयर कर्ली हो जाए। तो ये किस लिए होता है, ये होता है जीन के कारण। तो जीन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो जीन है वो तो बताया कि मेड अप ऑफ डीएनए होता है, कि जीन डीएनए से बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट, सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन्स। मतलब कुछ जीन्स ऐसे इंस्ट्रक्शन के तौर पे काम करते हैं
कि उनसे मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मतलब कुछ जीन्स मॉलिक्यूल बनाता है जिन्हें प्रोटीन कहा जाता है। कुछ जीन्स मतलब मॉलिक्यूल बनाता है बॉडी के अंदर जिन्हें प्रोटीन कहा जाता है, सिंपल है। और कुछ जीन्स पे देखिए, हाउएवर मेनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, मतलब बहुत सारे जीन्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते। सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और दूसरी बात है, जीन्स वेरी इन साइज, मतलब जीन्स जो होता है वो साइज में भी वेरी करता है। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कुछ भी साइज होता है, हो सकता है, मतलब सेम साइज नहीं होगा। उसके बाद जो अपनी बॉडी के अंदर जीन रहता है वो 20,000 से 25,000 के बीच में जीन्स रहता है। कितने? 20,000 से लेके 25,000 जीन अपने बॉडी के अंदर रहता है। अब दो इम्पोर्टेंट जो याद रखना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ये दो क्वेश्चन आ जाए, मतलब हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे कि जीन टर्म किसने दिया था, मतलब जीन जो नाम है वो किसने दिया था, वो है जॉनसन, 1909 में दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स का किन्हें कहा जाता है, वो है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये दोनों बात याद रखना। अभी हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। जेनेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है कि क्रोमोसोम जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है। जेनेटिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोम। तो हम क्रोमोसोम समझते हैं। तो पहले देखिए, क्रोमोसोम ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। कितने रहते हैं? 46। दो पेयर का रहता है 23 और 23 पेयर, दो 23 करके दो पेयर का क्रोमोसोम रहता है। और मैन के अंदर, पुरुषों के अंदर XY क्रोमोसोम रहता है और औरतों के अंदर XX क्रोमोसोम रहता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना पूरा। अब मैं ये क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम देख के एक बात मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, पर भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए, सबको ये बात जाननी चाहिए। देखिए क्या होता है कि गांव के अंदर या शहरों के अंदर भी होता है। जैसे कोई भी औरत अगर लड़की जन्म देती है, कोई भी औरत का अगर लड़की पैदा हो गई औरत से, तो वो मतलब लोग क्या बोलते हैं कि तुमने लड़की क्यों पैदा किया है, तुम्हारा दोष है। मतलब दोष सारा उस औरत पे देती है कि उसने, उसके कारण ही मतलब लड़की पैदा हुई है। तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, ये एकदम बेसलेस बातें है। तो यहाँ से मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, मैन के अंदर, पुरुषों के अंदर रहता है XY क्रोमोसोम और औरतों के अंदर रहता है XX क्रोमोसोम। तो देखिए, अगर लड़की हुई तो क्या होगा, वोमेन, तो वो XX क्रोमोसोम ही होगा ना। तो XX क्रोमोसोम XX तो मतलब एक X तो आएगा औरत के अंदर, दूसरा X अगर पुरुष के अंदर आया, पुरुष के अंदर से दूसरा X आया, तो वो लड़की पैदा होगी। तो ये देखिए, औरतों के पास, वुमेंस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास तो दो X क्रोमोसोम है, तो मतलब वो तो X ही दे पाएंगी ना, और क्या Y तो नहीं दे पाएंगी। तो वो डिपेंड करता है कि अगर पुरुष के अंदर से Y गया तो होगा मतलब बच्चा जो होगा वो बॉय होगा, मतलब लड़का होगा। और पुरुष के अंदर से अगर X गया तो जो वो बच्चा होगा वो गर्ल होगा। तो या तो मतलब औरतों का कोई मतलब वुमेंस का कोई दोष ही नहीं है। अगर दोष है तो वो लड़कों का है, और लड़कों का भी दोष नहीं है, दोष किसी का भी नहीं है। मतलब ये एक बायोलॉजिकल मतलब है, अपना बायोलॉजिकल क्या कहते हैं, कंडीशन है। तो ऐसे ही मतलब मैंने सोचा कि बता देना चाहिए कि औरतों को दोष देते हैं, तो मतलब दोष तो नहीं देना चाहिए। औरतों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वो तो एक्स क्रोमोसोम ही देंगे ना, वो तो एक्स वाई तो वो दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहा मैंने। तो और दूसरी है डीएनए। डीएनए क्या है? अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक डीएनए। डीएनए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई भी क्राइम होता है तो मतलब डीएनए टेस्ट करवाते हैं, ये टेस्ट करवाते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा
कि डीएनए टेस्ट से मतलब पता चल जाता है क्रिमिनल कौन है, ठीक है। तो डीएनए इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो स्मॉलर यूनिट से बना हुआ होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से बना हुआ होता है, जिसे कहा जाता है यूनिट्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे है ईच मॉलिक्यूल हैज़ 3 पेयर। यहाँ पे होगा मॉलिक्यूल होगा और ये पेयर होगा, मतलब ये थोड़ा गलत लिख दिया। ईच मॉलिक्यूल हैज़ 3 पेयर। क्या क्या है वो पेयर? एक है शुगर, एक है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक है नाइट्रोजनस बेस। ये याद रखिएगा, शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसी से मतलब हमारा जो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई क्राइम होता है तो इसी नाइट्रोजनस बेस से मतलब कौन क्रिमिनल है, अगर मतलब एक हेयर भी मिल जाए ना, मतलब उन फॉरेंसिक वालों को अगर एक हेयर भी मिल जाए तो उस हेयर के अंदर से जो नाइट्रोजनस बेस होगा, उसी से वो लोग पता करेंगे कि ये हेयर किसका हो सकता है। आ गया समझ में? यही लिखा है, देखिए, द नाइट्रोजनस बेस इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड व्हिच कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यही नाइट्रोजनस बेस ही है जो न्यूक्लियोटाइड की, मतलब नाइट्रोजनस बेस ही है वो पार्ट है जहाँ से कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं, या फिर कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोजनस बेस ही कैरी करता है। तो यहाँ पे मोलिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स है, शुगर, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ये नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस तो पता चल गया क्या है। उसके बाद जो डीएनए के अंदर जो बेसेस पाया जाता है, द बेसेस फाइंड इन डीएनए आर 4। 4 तरह की, मतलब 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस पाया जाता है। एक होता है एडेनाइन, एक होता है साइटोसाइन, एक होता है ग्वानाइन, एक होता है थायमिन, ठीक है। तो ये 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस जो है डीएनए के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेसेस के टाइप भी बोल सकते हैं, एक है एडेनाइन, एक है साइटोसाइन, एक है ग्वानाइन, एक है थायमिन। तो एक और बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये हो गया अपना डीएनए कुछ इस प्रकार से हो गया। तो डीएनए का बेस जो है ऐसे ऐसे बेस पेयर्स, एक पेयर मतलब एक पेयर यहाँ का एक पेयर से लगा रहता है, ऐसे ऐसे बेस। तो अगर एडेनाइन, हाँ यहाँ पे होगा एडेनाइन, ए से जी रहेगा और सी से टी रहेगा, ठीक है। ए और जी एक पेयर में रहेंगे और सी और टी एक पेयर में रहेगा। और ये मतलब जो पेयर अगर गलत लग गया, मान लीजिए ए से टी लग गया ऐसे, तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, जो मामला है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और जो न्यूबॉर्न जो है, जो बच्चा पैदा होगा, उसमें मतलब गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। तो गड़बड़ क्या होगा वो भी बताऊंगा। जो गड़बड़ होगा उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन बोलते हैं। और उस म्यूटेशन के कारण एक डिजीज़ होता है, उस डिजीज़ का नाम है एल्बिनो। एल्बिनो है उस डिजीज़ का नाम। और उस डिजीज़ में क्या होता है कि मतलब पूरा सफ़ेद हो जाता है सब कुछ। अगर आप एल्बिनो नेट पे सर्च करेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे, तो वो पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि था आज का हमारा सेशन। तो ये सेशन कितना मतलब कैसा हुआ आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी जेनेटिक्स के बारे में और भी है, तो वो एक सेशन में मतलब कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं अगली सेशन अगली संडे को, ऐसे तो संडे को तो लेके ही आऊँगा, अगर संडे के पहले पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा। और नेक्स्ट सेशन में हम जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन
कंप्लीट कर लेंगे। आज तो 50 हो गया और नेक्स्ट सेशन के अंदर और 50% हो जाएगा तो जेनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और वो मैं संडे के पहले कोशिश करूँगा लाने की। तब तक के लिए ठीक है, बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।